नमस्कारम भाई और बहनों। दोस्तों, 1992 में चीन के नेता डेंग शाओपिंग ने एक बयान दिया था, अगर मध्य पूर्व के पास तेल है तो हमारे पास दुर्लभ पृथ्वी धातुएं हैं। चलिए अब इस पर ध्यान दीजिए। आप जो देख रहे हैं वो अमेरिकी सरकार के आधिकारिक दस्तावेज हैं। इनमें अमेरिका भारत को एक रणनीतिक साझेदार मानता है, यानी एक अच्छा दोस्त। वहीं चीन को वो एक रणनीतिक प्रतिस्पर्धी, विरोधी या दुश्मन कहता है। ये सब तो किताबों में है, लेकिन हकीकत में क्या है? हकीकत यह है कि अमेरिका के दोस्त भारत पर ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगा दिया, जबकि दुश्मन या विरोधी चीन को 3 महीने की राहत दी और उसके साथ बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका के पास चीन के साथ पूरी तरह से दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत नहीं है। ट्रंप चीन के सामने नरम पड़ गए हैं, कह रहे हैं अभी टैरिफ नहीं, व्यापार समझौते की बात करते हैं। क्या वजह है? क्या ट्रंप को कोई अंदरूनी समस्या है? ऐसा नहीं है। ट्रंप ने चीन पर भी भारी टैरिफ लगाए थे, लेकिन चीन के एक पलटवार से ही ट्रंप डर गए और अपना फैसला वापस ले लिया। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ को टाल दिया और इसकी वजह है एक महाअस्त्र जिसे प्रभाव या लेवरेज कहते हैं। जैसे ही अमेरिका ने टैरिफ लगाया, चीन ने पलटकर कहा, ठीक है, हम भी तुम्हारा गला पकड़ते हैं। ड्रैगन ने दुर्लभ पृथ्वी चुंबकों, धातुओं और खनिजों को रोकना शुरू कर दिया, जिससे अमेरिका का गला घोंट दिया गया। तब दुनिया को एक बार फिर इस प्रभाव का महत्व समझ आया। दुनिया में अपनी स्थिति बनाए रखने और अपने हितों की रक्षा करने के लिए चीन के पास ये शक्तिशाली प्रभाव है। इसीलिए भारत को भी किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए और इसके लिए हमारे पास भी ऐसा ही कोई प्रभाव होना चाहिए। लेकिन अभी हमारे पास ऐसा कोई प्रभाव नहीं है। इसी वजह से ट्रंप भारत के खिलाफ इतना कुछ कर रहे हैं। चीन दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार है और रूस से तेल लेता है, तो उस पर कुछ नहीं कहा जाता। वहीं भारत पर टैरिफ लगाया जाता है और भारत की अर्थव्यवस्था को मर चुकी कहा जाता है। तो क्या भारत के लिए कोई रास्ता नहीं है? क्या हम ऐसा कोई प्रभाव हासिल नहीं कर सकते? इसके लिए भारत क्या कर सकता है और चीन से क्या सीख सकता है? आइए जल्दी से देखते हैं। ट्रंप ने जो टैरिफ टाले उसका कारण चीन का दूरदर्शी नेतृत्व था। चीन के नेता ने भविष्य देख लिया था। आज दुर्लभ पृथ्वी धातुएं चीन का सबसे बड़ा प्रभाव हैं। उनका सिर्फ दुर्लभ पृथ्वी की आपूर्ति श्रृंखला पर ही नहीं, बल्कि हर तरह की आपूर्ति श्रृंखला पर नियंत्रण है। लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव ये दुर्लभ पृथ्वी धातुएं ही हैं। ये धातुएं पृथ्वी पर दुर्लभ मात्रा में मिलती हैं और इन्हें निकालना और प्रोसेस करना बहुत मुश्किल है। अगर एक बड़ा पहाड़ खोदा जाए तो भी बहुत कम मात्रा में ही ये धातुएं मिलती हैं। लेकिन आज इनकी ज़रूरत हर जगह है, स्मार्टफोन की चिप से लेकर लड़ाकू विमानों और इलेक्ट्रिक कारों तक। लगभग 33 साल पहले जब कोई दुर्लभ पृथ्वी के बारे में नहीं सोच रहा था और स्मार्टफोन जैसी चीज़ें विज्ञान कथा थीं, तभी चीन के नेता डेंग शाओपिंग ने दूरदर्शिता के साथ इसकी अहमियत समझ ली थी। उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि अगले 20 से 30 सालों में चीन इसका इस्तेमाल करके एक महाशक्ति बन जाएगा। उन्होंने कहा था कि अगर अरबों के पास तेल है तो हमारे पास दुर्लभ पृथ्वी है। उस समय दुनिया ने सोचा था कि यह आदमी क्या कह रहा है और किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन डेंग शाओपिंग ने इस पर काम किया और आज चीन एक महाशक्ति बन गया है। डेंग शाओपिंग कभी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन उन्होंने चीन का भविष्य बदल दिया। माओ की मृत्यु के बाद उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की कमान संभाली और 80 और 90 के दशक में चीन के रास्ते को बदला। माओ की कठोर कम्युनिस्ट नीतियों को छोड़कर उन्होंने चीन की अर्थव्यवस्था को खोला। इसीलिए उन्हें आधुनिक चीन का निर्माता भी कहा जाता है। इस कहानी में हम उन्हें इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि चीन को मिला ये प्रभाव उन्हीं की देन है। जब दुनिया तेल और सोने को सबसे बड़ी दौलत मानती थी, तब डेंग शाओपिंग ने दुर्लभ पृथ्वी धातुओं की अहमियत को समझा था। 1992 में जब चीन एक गरीब देश था, तब डेंग शाओपिंग ने कहा था कि अगर मध्य पूर्व के पास तेल है तो हमारे पास दुर्लभ पृथ्वी धातुएं हैं। दुनिया ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन डेंग ने दूर की सोची। वे नहीं जानते थे कि भविष्य में स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक कारें आएंगी, लेकिन उन्होंने अपने वैज्ञानिकों की बातों को महत्व दिया और दुर्लभ पृथ्वी के महत्व को समझा। सबसे पहले चीन के पास ये धातुएं प्रचुर मात्रा में थी। दूसरे, चीनी वैज्ञानिकों जैसे शू गुआंगशियान ने बताया कि इन खनिजों में विशेष रासायनिक और भौतिक गुण हैं। तीसरे, 80 और 90 के दशक में इन धातुओं का इस्तेमाल नागरिक और सैन्य तकनीक में शुरू हो चुका था। इन तीनों बातों पर विचार करके डेंग शाओपिंग ने सोचा कि दुर्लभ पृथ्वी चीन के लिए एक संजीवनी साबित हो सकती है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय रणनीतिक संपत्ति घोषित किया। इसका नतीजा ये हुआ कि चीन ने 80 के दशक के बाद दुर्लभ पृथ्वी धातुओं को संभालना शुरू किया। इस उद्योग को बढ़ाया, शोध के लिए पैसा लगाया और औद्योगिक नीति में इसे शामिल किया। डेंग शाओपिंग ने सिर्फ चीन में खनन ही नहीं, बल्कि प्रोसेसिंग पर भी ध्यान दिया। उन्होंने दूसरों से कहा, अगर तुम्हारे पास मिट्टी है तो हमें दो, तुम प्रोसेस नहीं कर सकते, हम कम खर्च में कर देंगे। उन्होंने प्रोसेसिंग यूनिट लगाई और वैज्ञानिकों ने दुर्लभ पृथ्वी को अलग करने की तकनीक विकसित की।
डेंग ने इस तकनीक को औद्योगिक स्तर पर बढ़ाया और मैग्नेट बनाने वाली फैक्ट्रियां भी लगाईं। इस तरह चीन ने खनन से लेकर मैग्नेट बनाने तक की पूरी मूल्य श्रृंखला यानी वैल्यू चेन पर नियंत्रण कर लिया। 1978 से 1995 के बीच चीन का दुर्लभ पृथ्वी उत्पादन सालाना 40% की दर से बढ़ा। 90 के दशक के बाद उन्होंने निर्यात भी शुरू किया और अपने प्रतिस्पर्धियों को भी पीछे छोड़ दिया। दुर्लभ पृथ्वी को प्रोसेस करना मुश्किल और पर्यावरण के लिए हानिकारक था। चीन जितनी कम लागत पर कोई और नहीं कर सकता था। चीन ने दूसरे देशों की कंपनियों को भी हड़पना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए 1995 में चीन ने अमेरिकी कंपनी मैग्नेक्वेंच में निवेश किया। अमेरिका ने शर्त रखी कि कंपनी 5 साल तक अमेरिका में काम करेगी। चीन ने यह शर्त मान ली, लेकिन जैसे ही 5 साल पूरे हुए, चीन उस कंपनी को उठाकर अपने देश ले गया। इसका नतीजा ये हुआ कि आज चीन दुर्लभ पृथ्वी के मामले में राजा बन गया है। दुनिया को जितने दुर्लभ पृथ्वी खनिजों की जरूरत है, उसका 97% चीन अकेले प्रोसेस करके देता है। दुनिया के दूसरे हिस्सों में भले ही ये खनिज मिलें, लेकिन उन्हें प्रोसेस करने की क्षमता किसी के पास नहीं है। लोग जहाज में मिट्टी भरकर चीन भेजते हैं और चीन ही उन्हें प्रोसेस करता है। जब ट्रंप ने टैरिफ लगाए, तब चीन ने इन्हीं दुर्लभ पृथ्वी मैग्नेट की आपूर्ति रोककर अमेरिका की नाक में दम कर दिया। दुर्लभ पृथ्वी के बिना अमेरिकी कंपनियों के कच्चे माल की लागत 60 गुना बढ़ गई थी। 60% नहीं, बल्कि 60 गुना यानी 6000%। इलेक्ट्रिक वाहनों का क्षेत्र भी रुक गया था। यह है चीन का प्रभाव, उसकी कुंजी, उसका पावर बटन। हमें भी एक पावर बटन की जरूरत है। अगर हम आज चीन की तरह दुर्लभ पृथ्वी से प्रभाव हासिल करने निकलेंगे, तो इसमें 10-15 साल लग जाएंगे और ये कोई विकल्प नहीं है। और भारत के पास चीन जितना दुर्लभ पृथ्वी खनिज भी नहीं है। चीन के पास दुनिया का लगभग 50% खनिज है, जबकि भारत के पास सिर्फ 8% है। हम अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं, लेकिन दुनिया पर प्रभाव नहीं बना सकते। 80 के दशक के अंत में इंदिरा गांधी के समय में हमने भी सेमीकंडक्टर बनाने की कोशिश की थी। मोहाली में सरकारी फैक्ट्री सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड खोली गई थी, लेकिन 1989 में उसमें आग लग गई और फैक्ट्री जल गई। उस समय ताइवान और चीन भी शुरुआत कर रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ आग लगी और महत्वाकांक्षा वहीं खत्म हो गई। उस समय हमारे साथ शुरू करने वाले ताइवान और चीन आज कहाँ पहुँच गए हैं, ये आप देख ही रहे हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं? हमें उन क्षेत्रों में और मजबूत होना होगा जिनमें हम पहले से ही मजबूत हैं। मजबूत होने का मतलब सिर्फ खनन और उत्पादन नहीं, बल्कि मूल्य श्रृंखला में ऊपर जाना है। हमें चीन की तरह पूरी मूल्य श्रृंखला पर नियंत्रण करना होगा। महत्वपूर्ण खनिजों को चीन भेजने के बजाय हमें खुद ही प्रोसेस करना सीखना होगा। इसके लिए हमें घरेलू उत्पादन में निवेश करना होगा। हमें फार्मा और आईटी जैसे क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। सिर्फ सस्ते मजदूर मुहैया कराने के बजाय नवाचार पर पैसा खर्च करना होगा। मुनाफे को सिर्फ अपने पास रखने के बजाय अनुसंधान और विकास यानी R&D में लगाएं और नए वैश्विक उत्पाद बनाएं। फार्मा क्षेत्र को ही देखिए, हम दुनिया की फार्मेसी कहलाते हैं, लेकिन इसके लिए कच्चा माल और सामग्री हम चीन से आयात करते हैं। क्या हम भारत में खुद ही ये सामग्री नहीं बना सकते? इसके बारे में हमें सोचना होगा और करना भी होगा। हम कोई छोटा द्वीप राष्ट्र नहीं, बल्कि एक बड़ा देश हैं। हमें डेंग श्याओपिंग की तरह भविष्य के बारे में सोचना होगा। अगर हम आज की समस्याओं को सुलझाने में ही लगे रहे, तो अगले 20-30 साल बाद दुनिया को क्या चाहिए, ये कौन सोचेगा? हमारे पास डेंग श्याओपिंग जैसी दूरदर्शिता होनी चाहिए कि अगले 30 सालों में दुनिया को क्या चाहिए और हम उसमें क्या दे सकते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास थोरियम का विशाल भंडार है, खासकर केरल और ओडिशा के तटों पर। सभी जानते हैं कि थोरियम भविष्य में परमाणु ईंधन के रूप में इस्तेमाल होगा, लेकिन हम अभी तक उसके लिए रिएक्टर नहीं बना पाए हैं, जबकि चीन हमसे आगे निकल गया है। कहा जाता है कि थोरियम यूरेनियम से बेहतर है और ये हमारे पास प्रचुर मात्रा में है। हमें इसके लिए रिएक्टर तकनीक विकसित करनी होगी, क्योंकि हमारे पास ये खनिज ज्यादा है। होमी जहांगीर भाभा ने दशकों पहले थोरियम पर काम करने का सुझाव दिया था, लेकिन हम अभी तक उसे पूरी तरह से लागू नहीं कर पाए हैं। इसी तरह लिथियम, ग्रेफाइट और हीलियम जैसे खनिज भी हमारे पास हैं। हाल ही में कश्मीर में लिथियम का पता चला, लेकिन सिर्फ पता चलने से क्या होगा? लिथियम का खनन करने, उसे प्रोसेस करने और बैटरी बनाने की तकनीक भी तो चाहिए। हमें इस पर ध्यान देना होगा। अगर हम एक राष्ट्र के रूप में अगले 20-40 सालों के लिए कोई योजना नहीं बनाते हैं, तो हम कोई प्रभाव हासिल नहीं कर पाएंगे। हम बस ऐसे ही रहेंगे, सबके साथ अच्छे बनने की कोशिश करते हुए। कोई भी हमें गंभीरता से नहीं लेगा। हमारे जनप्रतिनिधियों को भी बाजार की तरह संसद में झगड़ने के बजाय इन मुद्दों पर गंभीरता से सोचना और बहस करनी चाहिए।
सरकार और विपक्ष दोनों को इस पर एक्शन लेना चाहिए और हमें भी वोट डालने वाले लोगों के रूप में योग्य प्रतिनिधियों को चुनना होगा। उससे पहले हमें खुद भी योग्य बनना होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, कृपया कमेंट में बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।